हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग भैया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में मतलब सुनाई दे रहा है आप लोगों को? सुनाई दे रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा होगा? ओके ओके, चलिए ठीक है। अरे ये भी बंद हो गया अभी। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर एक बेसिक इंट्रो में दे दूँ क्या? यहाँ पर थोड़ा सा हम कवर कर रहे हैं पूरे के पूरे पॉलिटी को, यहाँ पर बेसिक से लेकर पूरे एडवांस लेवल तक, पूरे एडवांस लेवल तक। और मैं आपको शेयर करता हूँ कि अगर आप इसे अच्छे तरीके से फॉलो करते हो ना, तो भैया मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप अच्छे तरीके से लगभग सॉल्व कर ले जाओगे। लगभग आप सॉल्व कर ले जाओगे क्वेश्चंस को, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर 15 क्वेश्चन पूछता है तो इस नोट से 10 क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे। 10+ क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो। यहाँ पर पढ़ो। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अच्छे तरीके से पढ़ो पढ़ो और इसे अच्छे तरीके से आत्मसात करो। जो मैं यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारे ट्रिक यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ो। यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पर आर्टिकल 20 है भैया। तो आर्टिकल 20 है, कल हम सारा 19 तक कर चुके थे। आर्टिकल 20 है। तो आर्टिकल 20 यहाँ पर क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इसके और डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर आर्टिकल 20 कहता है अपराधी ठहराए जाने से संरक्षण। ये आर्टिकल 20 का सारांश है। जैसे कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है, किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो और उसे उस कानून में प्रस्तावित सज़ा से अधिक सज़ा नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि भैया उस समय अगर कोई कानून है, तो अगर कानून अगर बना हुआ है, अगर कानून अगर कानून बना हुआ है, अगर कानून का उल्लंघन किया है, तभी उसको सजा आप दे सकते हैं। ऐसे नहीं है कि उसने उस समय अपराध किया है और आपने आज कानून बना दिया है तो वो आप कहोगे कि भाई आज कानून बन चुका है, तुमने वो किया था ना रे, यदि कर दोगे, हटा इसे रे हटा, मतलब इसे ला, कब्जे में ला इसे। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। दूसरी बात है यहाँ पर आर्टिकल 20 क्लोज 2 है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर ये बात है कि एक अपराध करोगे, दंड मतलब 100 बार दे रहे हैं मुझे भैया, दंड 100 बार दे रहे हैं। तो आर्टिकल 20 कहता है कि एक से अधिक बार दंडित नहीं करोगे। और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही कैसे देने के लिए बाध्य कर सकते हो आप? नहीं करोगे नहीं करोगे नहीं करोगे। तो किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य आप नहीं करोगे। यहाँ पर चल रहा है रिकॉर्डिंग ना हो? हाँ बिल्कुल चल रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया यहाँ पर। ओके जी। तो ये पूरा पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है। अब इसी तरीके से इसे थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। ओके। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन आप दिमाग में रखो। ये हमेशा यूपीएससी का खेल है कि थोड़ा सा शब्दों के साथ खेल लेता है। जो इंग्लिश का शब्द होता है ना, वो इसको ध्यान में रखा करो। हिंदी का शब्द थोड़ा सा खेल लेता है, कभी ये कर देगा कभी ये कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन को दिमाग में रखो। इसकी मनाही करता है, मना करता है इसे। इसे भूतलक्षी विधान कहते हैं। इसकी मना करता है इसको कि ये नहीं होगा। भूतलक्षी विधान का मतलब क्या होता है, किसी कानून को अतीतकालीन प्रभाव से लागू करना। भारत में भूतलक्षी विधान की मनाही केवल, हमेशा दिमाग में रखो कि भूतलक्षी जो विधान है ना, इसकी माना केवल आपराधिक कानून में, आपराधिक मामलों में है। दीवानी मामले जो होते हैं, सिविल मैटर जो होते हैं, रुपया पैसा से संबंधित जो मैटर होते हैं, सिविल मैटर जो होते हैं, वहाँ पर ये भूतलक्षी विधान हो सकता है। दूसरा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है कि डबल जियोपार्डी की मनाही करता है। डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड की मनाही करता है। डबल जियोपार्डी का अर्थ क्या होता है, किसी अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड देना। लेकिन भारत में दोहरे दंड की मनाही केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है। प्रशासनिक और विभागीय दंड दिए जा सकते हैं। यहाँ पर ये दिमाग में रखना है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना है कि प्रशासनिक और विभागीय दंड दिया जा सकता है। प्रशासन के स्तर पर दंड दिया जा सकता है, विभाग में जो काम करता है उसमें दंड दिया जा सकता है। लेकिन जो न्यायालय में अगर है न्यायिक दंड, तो वहाँ पर डबल जियोपार्डी यहाँ पर लागू नहीं होता है। ओके जी। आगे है आत्म अभिशंसन।
सेल्फ इनक्रिमिनेशन कहते हैं। सेल्फ इनक्रिमिनेशन की मनाही करता है। सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, इसे समझिए। सेल्फ इनक्रिमिनेशन एक शब्द है, इसे अच्छे तरीके से समझते हैं कि सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब भैया क्या होता है। तो इसकी मनाही करता है। इसका अर्थ क्या है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना। लेकिन अपराध अगर मान कर चलिए कि यहाँ पर मैं हमेशा एक बात ऐसी करता हूँ कि अपराध अनुसंधान के लिए तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर अगर मान कर चलिए कोई इसे अच्छे तरीके से इस प्रकार समझते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसने अपराध किया। एक व्यक्ति उससे अपराध किया तो आपने कहा कि तुम अपने ही विरुद्ध गवाही दो। तो अपने ही विरुद्ध कैसे वो गवाही देगा भाई, अपने ही विरुद्ध गवाही कैसे देगा। लेकिन हाँ, उसका आप बाल इकट्ठा कर सकते हो, आप अगर चाहो तो उससे कुछ हस्ताक्षर नमूना ले सकते हो, इस प्रकार से आप काम कर सकते हो। इस प्रकार के बिल्कुल आप काम कर सकते हो। लेकिन आप उसे कहोगे कि तुम गवाही भी दो, तुम ही चोर हो, तुम ही चोर हो, तुम ही चोर हो, गवाही दो, जल्दी गवाही दो। तो वो कहेगा भैया ठीक है, मैं क्या करूँ, गवाही दे दूंगा। लेकिन आप दिमाग में रखना, अगर कभी भी अगर पुलिस आपसे कोई भी मतलब चीज़ अगर कोई भी वो अगर मतलब उगलवाने का मतलब क्या है, यह सब मैं यूज कर रहा हूँ उगलवाना। यहाँ पर कुछ भी अगर मान लीजिए आपसे कहती है कि ये मान लो, मैं जो कह रहा हूँ मान लो, आप मान कर चलो। तो मतलब मजबूरी में वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, मान लो कि चलो मैं चोर हूँ। उसने कहा ना पुलिस की चोर हो नहीं चोर हो, तो ये तबड़ाक मारूंगा, तुमने चुराया कि नहीं चुराया, चुराया है मैंने, ठीक है चलो मुझे न्यायालय ले चलो। वहाँ पर असली खेल है दोस्तों। वहाँ पर जज साहब डिसाइड करेंगे कि आप क्या करोगे। उसके वहाँ पर जाकर आप कह दो कि नहीं, इस प्रकार से उन्हें उसने मुझे गवाही देने के लिए पूरी तरीके से बाध्य किया था, तो मैं गवाही दे दिया, मैंने क्या करूँ, इस प्रकार से मुझे किया गया था। पुलिस का यहाँ पर पुलिस बस इतना ही कर सकती है आपको, बस मतलब आपको ये मतलब में मार पीट कर इस प्रकार से आपको उगलवा सकती है, इस प्रकार से ठीक करवा सकती है, आपको फंसा सकती है। लेकिन आप बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल वहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार सेल्फ इनक्रिमिनेशन वाली बात होती है कि सेल्फ इनक्रिमिनेशन की मनाही करती है। सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि भैया मैं खुद गवाही नहीं दूंगा, मैं क्यों गवाही दूँ अपने खिलाफ ही, मैं खुद गवाही क्यों दूँ। तो यहाँ पर बात थी भैया। अब आगे आता है वीवीआई पॉइंट। किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आँख कान नाक मुंह जो भी खोलना है भैया खोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा मज़ेदार चीज़ है, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। यहाँ पर किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें संशोधन हो चुका है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से इसे, और अन्यथा नहीं किया जा सकता है। अगर किसी को, अगर ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भाई, यहाँ पर सोचो, इमरजेंसी लागू होता है तो ये हमेशा कभी भी मतलब ये नहीं हट सकता, ये बिल्कुल यहाँ पर बना रहता है। और ये ऐसा है कि यहाँ पर विदेशियों को भी प्राप्त है, ये ऐसा मौलिक अधिकार है कि हमारे सृजन यानी कि भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। एक केस हुआ था, एक गोपालन केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या इसमें करी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की व्याख्या बहुत सीमित अर्थ में किया था। और क्या कहा था कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना है। बताओ, जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना बताया गया था कि जीवन का अर्थ क्या है, यहाँ पर जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना है। और यहाँ पर लेकिन फिर क्या होता है, वो 78 में, 50 में तो यहाँ पर एक सीमित व्याख्या कर दी गई, लेकिन यहाँ पर 78 की बात आती है। 78 में क्या कहा जाता है, 78 में जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या यहाँ पर करी जाती है। जीवन के अधिकार की यहाँ पर व्यापक व्याख्या करी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यहाँ पर जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना है। भाई मानवीय गरिमा मेरा कहाँ गया, जीने के लिए तो बहुत लोग जीते हैं, तो क्या हम ऐसे प्रकार जिएंगे, हम लोग मानवीय गरिमा के साथ जिएंगे भाई। अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, इस रिस्पेक्ट के, उस रिस्पेक्ट के साथ जिएंगे ना। ऐसा थोड़े है कि मतलब मुंह उठाकर ऐसे ही जी रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब जहाँ पर भी, ऐसा थोड़े होगा भाई। एक मानवीय गरिमा होता है जीवन जीने का, तो मानवीय गरिमा के साथ जिएंगे। यहाँ पर इसके बारे में व्याख्या होती है कि मानवीय गरिमा के साथ बिल्कुल यहाँ पर जीना है। तो यहाँ इस प्रकार बात होती है। फिर जीवन का अधिकार एक समेकित कंपोजिट राइट है, और इसमें वे सारे अधिकार शामिल है जो गरिमापूर्ण। देखिए, जीवन के अधिकार का मतलब क्या होता है। जीवन के अधिकार की अगर मैं व्याख्या करूँ यहाँ पर,
तो जीवन का अधिकार हमारे हजार पहलुओं से जुड़ा हुआ है। आप गरिमापूर्ण जीवन कैसे जीते हो? गरिमापूर्ण जीवन क्या आप एक पहलू से जी सकते हो? नहीं जी सकते हो आप। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब होता है भाई हजार पहलू से जुड़ा हुआ है कि भाई वो किस प्रकार मेरे से, समाज किस प्रकार से मेरे साथ बर्ताव कर रहा है, सरकार मेरे साथ किस प्रकार बर्ताव कर रही है। उसके बाद मेरे पास क्या क्या अधिकार मेरे पास मौजूद है, क्या अधिकारों की अवहेलना हो रही है, फिर अधिकार मेरे पास, मेरे अधिकारों को लेकर मैं कितना जागरूक हूँ, और मैं मेरे अधिकारों की यहाँ पर कोई मान रहा है नहीं मान रहा है, यहाँ पर किस प्रकार से मेरे अधिकारों को लागू किया जा रहा है। जो मेरे अधिकार है उसको सरकार कैसे देखती है, मेरा अधिकार है उसको कानून व्यवस्था या फिर मतलब किस प्रकार देखा जा रहा है। यानी कि ओवरऑल मिलाकर हमारा जीवन का अधिकार मतलब हजार हजार पहलुओं से जुड़ा हुआ है। कि जीवन के अधिकार में मतलब वो पहलू भी शामिल है कि अगर मैं विदेश जाता हूँ यहाँ पर, तो विदेश जाने में मतलब विदेश जाने की मेरी स्वतंत्रता है या नहीं है, ये मेरे जीवन का अधिकार का अंग है। अगर मैं व्यक्ति चुनता हूँ शादी के लिए, तो मेरे चुनने का अधिकार जो है मेरे व्यक्तिगत जीवन है, पूरी तरीके से मेरा जीवन साथी चुनने का अधिकार मेरा होना चाहिए। तो इस प्रकार से पहले व्याख्या नहीं होती थी, ये जीवन का अंग ही नहीं माना जाता था। मतलब जीवन का मतलब जीवन रहना, जीवित रहना बस माना जाता था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या करी, तो यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करी ना, तो यहाँ पर हजार पहलुओं से उसने जोड़ा कि नहीं, जीवन का अधिकार का मतलब यहाँ पर जीवित रहना नहीं होता है। जीवन का अधिकार का मतलब यहाँ पर बहुत सारे पहलुओं से होता है, बहुत बहुत कंपोजिट राइट है, बहुत सारे पहलुओं को शामिल करके आया हुआ है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि पासपोर्ट रखने का अधिकार है, विदेश यात्रा करने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का मेरे पास अधिकार है, मनमाने तरीके से हथकड़ी ना लगाने का अधिकार है, रो, रोजी रोटी का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है, निद्रा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार है। तो ये सारा का सारा, ये सारे पहलू हमारे जीवन के अधिकार से जुड़े हुए हैं। और इनको आप हटा दोगे तो मेरे अंदर जीवन का क्या बचा हुआ है मेरे पास? आप इसे अगर हटा दो तो एक एक सेकंड के लिए आप सोचो कि मतलब तब क्या बचा मेरे पास भाई। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इसकी व्याख्या की। तो एक एक गोपालन केस हुआ था। एक गोपालन केस में एक मतलब जो जीव वैज्ञानिक दृष्टि होता है ना, कि जीवित रहना बस है, सांस चल रही है बस उसको जीवन मान लिया था, नहीं। गौरवपूर्ण तरीके से जीवन को यहाँ पर माना गया है। जो यहाँ पर केस होता है मेनका गांधी केस, कब होता है भैया? तो यहाँ पर 78 में जो केस होता है, यहाँ पर 78 में, यानी कि 28 साल बाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जागती है। एक होता है पुट्टा स्वामी केस, आपने सुना होगा पुट्टा स्वामी केस, जहाँ पर हम निजी जीवन के बारे में बात करते हैं कि हमारा निजी जीवन भी तो होता है, प्राइवेट लाइफ भी तो होता है, उसका भी तो एक भैयती है, वो भी तो हमारे जीवन का ही अधिकार है। और एक सत्यवाहिनी केस होता है जहाँ पर 18 में होता है, ये जीवन साथी चुनने के अधिकार को यहाँ पर मौलिक अधिकार माना जाता है। तो इस प्रकार से जीवन के अधिकार के बहुत सारे पहलू सामने आते जाएंगे। अभी तो मान कर चलिए 17-18 शुरुआत है ना, अभी धीरे 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 आप देखते जाइए, बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे ना जो जीवन के अधिकार से यहाँ पर जुड़ेंगे आपके। तो जीवन के अधिकार से ये सारे के सारे पहलू धीरे 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 ये जुड़ते रहेंगे, इसलिए आपको समझ में आता रहेगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बताती रहेगी, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो आर्टिकल 21 यहाँ पर जीवन के अधिकार और मरने का अधिकार के बारे में फिर बात हम करते हैं। अब एक रतिनम केस आता है, उसके बारे में तो हम समझ चुके हैं पूरा पूरा के जीवन के अधिकार में क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है, यहाँ पर सारा हम जान चुके हैं। अब एक होता है आर्टिकल 21 को लेकर और थोड़ा सा व्याख्या करते हैं कि जीवन का अधिकार और मरने का अधिकार क्या होता है। अब एक रतिनम केस 1994 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए यह माना कि जीवन जीने और मरने दोनों का अधिकार शामिल है। मतलब जीवन जीने में ना, मतलब क्या है ना, जीवन के अधिकार में इसने क्या व्याख्या करनी है यहाँ पर कि जीवन जीने और मरने दोनों का अधिकार शामिल है। मतलब मरने का अधिकार भी शामिल है और जीने का अधिकार भी शामिल है, मतलब दोनों का अधिकार शामिल है। इसलिए मर जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मरते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फांसी लगा कर मर जाओ, सुसाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो मतलब इसने इस प्रकार से व्याख्या करी रत्नम केस में। और 1994 में इसने व्याख्या करी है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, फांसी लगाकर कोई मरता भी है तो मतलब मरने का जीवन के अधिकार में अगर हम व्याख्या करें तो मरने का अधिकार भी तो शामिल हो गया। अगर मर रहा है कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से तो मरने दो, क्या दिक्कत है? तो इस प्रकार से व्याख्या आई। और हमारे पास एक दंड संहिता थी, आईपीसी की धारा 309 था, उसको अवैध पूरी तरीके से घोषित कर दिया कि भैया ये अवैध है,
सुप्रीम कोर्ट ने उसी वक्त उसे पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दिया कि भैया अवैध है, अवैध है, अवैध है भैया, इलीगल है ये। अब आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय इस समय अपराध था, लेकिन अब अपराध नहीं रह गया क्योंकि यह अवैध घोषित कर दिया गया। अब एक आता है ज्ञान कौर केस, 2 साल बाद ही आता है। देखिए यहाँ पर 94 है ना, यहाँ पर 6 में बात आती है, यहाँ पर 1996 में बात आती है। अब यहाँ पर बात आती है ज्ञान कौर केस हुआ था, यहाँ पर ज्ञान कौर केस, इसे अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। ज्ञान कौर केस, किस केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो ज्ञान कौर केस 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को बदल दिया और यह निर्धारित किया कि जीवन के अधिकार में केवल जीने का अधिकार शामिल है, मरने का अधिकार शामिल नहीं है। आईपीसी की धारा 309 को पुनः बहाल कर दी गई मित्रों। तो यहाँ पर ये देखिए कि भैया यहाँ पर वहाँ पर पूरी तरीके से जीवन के जीने मतलब एक कहते हैं ना नैरो माइंडेड अप्रोच के साथ पूरी तरीके से सोचा गया था। जीने के अधिकार में आप मरने के अधिकार को, यार मर गया व्यक्ति तो अब जीवन का पक्ष उसका बचा ही क्या आप, तो वो कैसे हो सकता है पूरी तरीके से, उसे आप अधिकार क्यों कह रहे हो, तो उस पर सवाल उठाया जा सकता है। तो जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार शामिल होना चाहिए, ना कि मरने का अधिकार शामिल होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पूरी तरीके से अपने जो जजमेंट था उसको बदला, संशोधन के उसमें, और यहाँ पर ज्ञान कौर केस में फिर एक मामला सामने आया यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर देख लिया। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखने वाले हैं, वैसे तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट ही अच्छे तरीके से करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आप एक एक पॉइंट मिस नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पर एक एक पॉइंट से क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जा सकता है पूरी तरीके से, और बनता क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखो, बनता है क्वेश्चन पूरी तरीके से। तो यहाँ पर देखते हैं यूथनेसिया का मतलब क्या होता है। ये बड़ा मजेदार शब्द है यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब भैया क्या होता है, यूथनेसिया का मतलब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूथनेसिया। तो क्या होता है यूथनेसिया का मतलब, यूथनेसिया करना सही है गलत है, यूथनेसिया का सही मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक व्याख्या ले लेते हैं। ओके जी। तो यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, हमेशा दिमाग में रखना है कि असाध्य रोग से पीड़ित होगा। असाध्य का मतलब क्या होता है, अब उससे हम, अब ऐसा रोग है ना कि पूरी तरीके से अब उसका इलाज ही संभव नहीं है भैया, उसका इलाज अब संभव नहीं है, असंभव है उसका इलाज। अब इस प्रकार का रोग को, इस प्रकार के रोग को हम असाध्य रोग कहते हैं। अब जब इस प्रकार के रोग का इलाज संभव नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर तड़पोगे इस प्रकार से, इस प्रकार के रोग को लेकर। तो कष्ट से बचने के लिए मतलब डॉक्टर से मृत्यु की मांग करते हैं वहाँ पर यूथनेसिया में। तो मृत्यु का प्रदान करना वही दाय मृत्यु कहलाता है। अब देखते हैं यूथनेसिया इंडिया में किस प्रकार काम करता है, हमारे यहाँ किस प्रकार की स्थिति है भारत में। देखिए एक केस आता है, बड़ी खतरनाक केस आता है यहाँ पर, अरुणा शानबाग केस 2011 में केस आता है। और यहाँ पर 2 धाराएं आती है, एक सक्रिय दाय मृत्यु क्या होता है और एक होता है निष्क्रिय दाय मृत्यु। सक्रिय दाय मृत्यु का मतलब क्या होता है, व्यक्ति सक्रियता पूर्वक मृत्यु प्रदान करना। सक्रियता पूर्वक का मतलब क्या होता है, मतलब कोई इंजेक्शन दे देना या फिर कोई इस प्रकार से, मतलब जो भी काम होते हैं, मतलब पॉइजन वाली कुछ चीज़ें इस प्रकार से दे देना, तो इसे हम सक्रिय दाय मृत्यु कहते हैं। और एक होता है निष्क्रिय दाय मृत्यु। अब निष्क्रिय दाय मृत्यु का मतलब क्या होता है, तो सक्रिय दाय मृत्यु के बारे में तो हमने समझा कि सक्रिय दाय मृत्यु का मतलब क्या होता है कि इंजेक्शन चुभा दो या फिर इस प्रकार काम कर दो, तो ये सक्रिय दाय मृत्यु हो जाता है, सक्रिय यूथनेसिया हो जाता है। अब निष्क्रिय यूथनेसिया का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय यूथनेसिया का मतलब होता है भाई, देखिए आपने देखा होगा कि जब हम हॉस्पिटल में बहुत सारे जब सीरियस लोग रहते हैं तो वेंटिलेटर पर रखा जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसी प्रणाली पर रखा जाता है जिन्हें हम जीवन रक्षक प्रणाली कहते हैं। इन्हें हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, जीवन रक्षक प्रणाली। एक बेड पर रखा जाता है और बेड अगर हटा दिया जाए तो वो मर जाएगा पूरी तरीके से, तो बेड के कारण वो जीवित है। तो निष्क्रिय दाय मृत्यु उसी प्रकार का है कि हम बेड से जरा सारा चीज़ हटा लेंगे, हम आपको जहर नहीं देंगे, हम आपको इंजेक्शन नहीं देंगे, हम आपको इस प्रकार का कोई काम नहीं देंगे, हम इस प्रकार का कोई आपको चीज़ वस्तु नहीं देंगे जो मतलब इतनी हो। हम क्या करेंगे ना कि जिस पर आप टिके हुए हैं ना उसी को हम पूरी तरीके से हटा देंगे। जीवन रक्षक जो सिस्टम बना हुआ है वो बेड वाला सिस्टम बना हुआ है, उस बेड को हम हटा देंगे। अगर हम बेड को हटा देंगे तो आप मतलब आपकी मृत्यु प्राप्त हो जाएंगे।
तो इस प्रकार से जब आप मृत्यु प्राप्त हुएगा ना, इसे हम गरिमापूर्ण तरीके से मृत्यु कहेंगे। तो आगे जाकर देखिए क्या होता है। अब भारत में स्थिति है, शर्त क्या है कि परिवार की अनुमति यहाँ पर जरूरी होती है। इस प्रकार से निष्क्रिय दया मृत्यु लेने के लिए डॉक्टर्स के पैनल द्वारा पुष्टि होनी चाहिए और एक हाई कोर्ट के जज द्वारा भी पुष्टि होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, जैसे कि 18 में एक केस हुआ था, 18 में केस हुआ था यहाँ पर, 18 में फिर यहाँ पर कॉमन एक कॉज था, एनजीओ था, उसके द्वारा जनहित याचिका पर यहाँ पर फिर जनहित याचिका दायर करी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय जो दया मृत्यु है उसको पुनः सही ठहराया कि भैया निष्क्रिय दया मृत्यु सही बात है, ये होना चाहिए। और जितना भाई ढेकार की बार है, बहुत ज़्यादा खाली है क्या। खैर, तो इसके लिए सॉरी भाई, माफ़ी चाहूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय दया मृत्यु को पुनः सही ठहराया यहाँ पर, और इसी संदर्भ में गरिमापूर्ण तरीके से मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। बताओ यहाँ पर, इस प्रकार से आप मरते हो तो इसे गरिमापूर्ण तरीके से मरना कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने जीवन काल में एक वसीयत बना सकता है। इसे ही आपने नाम सुना होगा, लिविंग विल। बहुत लोग लिविंग विल बनाते हैं। लिविंग विल में दरअसल होता क्या है, अगर लिविंग विल में अगर देखें तो होता क्या है कि भैया जब भी मैं असाध्य रोग से पीड़ित हो जाऊंगा ना, तो आप मुझे जो ये मतलब जब भी मैं असाध्य रोग से पीड़ित हो जाऊंगा तो मुझे आप जो जीवन रक्षक प्रणाली होंगी ना, उस मुझे सिस्टम पर ना रखा जाए यार, मुझे तड़पने ना दिया जाए उस प्रकार से। मुझे गरिमापूर्ण तरीके से मरने दिया जाए, मुझे गरिमापूर्ण तरीके से मरने दो। तो ये सारा का सारा काम यहीं पर किया जाता है भैया, कि मतलब यहाँ पर कहा गया कि मुझे निष्क्रिय दया मृत्यु चाहिए यहाँ पर। तो ये लिविंग विल में सारा का सारा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने लिविंग विल एक बना दिया तो उसे आप इतनी नहीं कर सकते। इस प्रकार से लिविंग विल आप हजारों हजारों लिविंग विल आप बना सकते हो। ऐसा जीवन काल में कई लिविंग विल बनाते हैं, कई लोग बनाते हैं यहाँ पर। कई लोग तो मतलब नहीं बनाते, लेकिन फिर भी मतलब कई लोग बनाते हैं। इसके बारे में जो जानता है बना लेते हैं कि चलो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पर। और कई लोग हमेशा संभावना वाले होते हैं, तो सोचते हैं कि क्या पता उस समय इलाज संभव, क्या पता ये हो जाए, तो हो सकता है ऐसा ये भी हो जाए, तो क्या दिक्कत है। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही। कल हम मेनका गांधी वाले केस को और या फिर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, इसको थोड़ा समझाने में थोड़ा सा अच्छा वक्त लग जाएगा मुझे, तो यहाँ पर इसको हम कल देखेंगे अच्छे तरीके से। कि मेनका गांधी केस वाला तो हमने देख ही लिया, इसको हम अच्छे तरीके से कल देखेंगे, यहीं से देखेंगे। हमने पैसिव यूथेनेसिया को हमने देखा कि कैसा सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, कॉमन कॉज एनजीओ के द्वारा जब दया याचिका दायर करी गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपने वाणी को विराम देते हैं, और जय मैया सरस्वती यहाँ पर कहते हुए, वाणी को विराम देते हुए यहाँ पर जय हिंद माता बोलते हुए यहाँ पर चलिए। ये हो क्या रहा है भाई। तो यहाँ पर अब वीडियो को क्लोज करते हैं यहाँ पर। ओके बाय बाय। और आपका दिन शुभ हो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए और मौज मस्ती के साथ अच्छे तरीके से करता है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन होंगे, अच्छे तरीके से होंगे क्वेश्चन। तो ओके बाय बाय।